हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 की इकाई 1 का पहला पाठ समानता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कुछ चित्र दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले दिए हैं छोटे लाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका है, तेजा सिंह व्यापारी है, ग्रीश राव छात्र है, कांता देवी एक घरेलू कामगार है, यानी जो घरों में काम धंधा करके अपनी आजीविका कमाती है, सुजाता कुमारी भी एक घरेलू कामगार है। और इसी प्रकार से ये दिए हुए हैं अब्दुल रहमान, ये कारीगर है। कारीगर का मतलब समझ गए, यानी अपने किसी न किसी चीज़ का मिस्त्री है, कोई काम करता है, कारीगरी करता है। शबनम बानो एक गृहिणी है। गृहिणी का मतलब होता है हाउस वाइफ, यानी जो घर में रहती है और घर के काम धाम करती है। ग्रेसी लेलेंग ये है परामर्शदाता। परामर्शदाता का मतलब होता है जो परामर्श देता है, काउंसलर होता है, जो दूसरों को कुछ परामर्श देता है। जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई नई चीज़ करनी होती है तो उसके लिए परामर्श देते हैं। आइजैक लेलेंग ये एक सरकारी अधिकारी है, अर्थात गवर्नमेंट ऑफिसर है। रुखसाना मिर्जा दी यहाँ दिखाई गई है, ये एक मीडिया कर्मी है। मीडिया कर्मी जैसे कि खबरें वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो मीडिया के लिए काम करते हैं, जैसे टेलीविज़न पर खबरें आती है या कोई भी दूसरी चीज़ आती है। योगराज दे रखे हैं, ये एक बेरोजगार है। और अशोक जैन है, ये एक उद्योगपति है, इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी जिनके कारखाने फैक्ट्रियाँ होती हैं। ये चित्र देने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि भारत में इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जो है काम धंधे करते हैं। तो इनके बीच में जो इस पाठ के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश होगी कि लोगों में जो है किस प्रकार से समानता है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको शुरू करते हैं अभी पाठ को। सबसे पहले समानता के बारे में यहाँ पर परिचय दिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान हैं या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा शुरू करते हैं। चुनाव का दिन और उसकी दोस्त सुजाता, चुनाव का दिन है, कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है, चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। यहाँ पर इसका बोलने का तात्पर्य है कि आज हम सभी एक जैसे लग रहे हैं, यानी जैसे एक समान है और हमारा सबका एक ही वोट है और हम सभी इस एक वोट के अधिकारी होने के नाते हमारे अंदर किसी प्रकार का आज गैर समानता का जिक्र नहीं है, हम सभी एक समान हैं। और यहाँ पर इसने जिक्र किया कि जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं, यानी ये एक अचंभे की बात सी बताने की कोशिश की जा रही है कि जैन साहब जो कि बाकी के कभी और अवसरों पर या और जगह पर इनकी लाइन में कभी खड़ा नहीं होता, लेकिन आज वोट का दिन है तो आज वो खड़ा है। हाँ बिल्कुल, चल कांता अब तेरी बारी आई, यानी अब वोट डालने की बारी आती है। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। यहाँ पर ये दर्शाना चाहते हैं
कि एक तो लाइन वाइज आपका वोट डालने का, आप खुद वोट डालेंगे, आपका वोट का जो हक है वो गोपनीय है, कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख सकता, आपकी अपनी राय से आप वोट डालेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये दिखाई है कि आप अपनी पसंद से वोट डालेंगे और वो आप उसको डालेंगे जिसको आप चाहेंगे, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति ने हमारा काम किया है, ये काम का व्यक्ति है या काम करेगा, या हमारे साथ जो है इसका व्यवहार अच्छा है, तो आप उसी को वोट देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ देर बाद में आना कांता जी नमस्ते साहब। तो यहाँ इसमें क्या दिखाया हुआ है, एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो है एक व्यक्ति है, वो इसको कह रहा है कि बाद में आना, यानी ये कोई काम उसके पास गई है और उसके लिए उसने कहा कि बाद में आना। गुड़िया बुखार में पड़ी है। अब सुजाता और कांता दोनों जो है यहाँ पर साथ में हैं, तो ये जो है आपस में बात कर रही है। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। यानी पहले काम करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी बीमार बेटी को जो है देखना पड़ेगा, उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो काम करके पैसे लेके आने की बात यहाँ पर कर रही है। अब वो घर पे देखिए, घर पे क्या है, घर का सीन ये है, ले यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। यानी इसकी लड़की बीमार है, वो बीमार लड़की को कुछ दे रही है पीने के लिए, गर्म पदार्थ है, और जिससे उसका मानना है कि वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे ये जा रही है कांता और रास्ते में कूड़ा करकट कितना जो है गंद फैला हुआ है, तो इसको चिंता है कि गुड़िया बीमार इसलिए हो रही है कि साफ़ सफाई नहीं है। यानी जिस बस्ती में ये रहती है वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, बल्कि ये दूसरों के घरों को साफ करती है। कोनों को अच्छी तरह से साफ करना। अब ये घर का सीन है जहाँ पर ये काम करती कांता। कोनों को अच्छे तरह से साफ करना। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। ये उस शाम की बात है। अब वो पैसे लेके आती है और देखो किस प्रकार से उससे बात की जाती है। बस जरा सी देर और बेटी। अब ये अपनी बेटी को उठाए हुए है और हॉस्पिटल में आई हुई है। हॉस्पिटल में जो है ये सीन है। बस जरा सी देर और बेटी। जैन मैडम और जैन साहब। जैन मैडम और जैन साहब क्या है, जिनके घर में ये काम करती है। और वोट वाले दिन जैन जो साहब था वो इनके पीछे खड़ा था एक लाइन में। अब उसी बात पे है ये। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। यहाँ पर ये असमानता की बात बताई है कि जिस लाइन में ये लगे हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, इस लाइन में जैन साहब अपने बच्चों को लेकर लाइन में नहीं लगता। ये है असमानता का यहाँ पर एक जो है रूप। तो आप ये देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है, इसमें गरीब लोग हैं जो लाइन में है। सामने ओपीडी है। ओपीडी हॉस्पिटल के अंदर जो है दो प्रकार की जो है डिपार्टमेंट होते हैं, पेशेंट डिपार्टमेंट। तो जिसमें एक होता है ओपीडी। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है बाहर का, तो उसके लिए जो है खिड़की होती है, उसमें पर्ची कटा के डॉक्टर को दिखाते हैं। जैसे आपको कोई सलाह लेनी है डॉक्टर से, या आप कुछ पता करना है, डायग्नोज कराना है, कोई टेस्ट कराना है, और है। एक होती है आईपीडी, एक होती है ओपीडी और एक होती है आईपीडी। आईपीडी में क्या होता है, आईपीडी में आप जो है ओपीडी यानी ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट।
एक होती है आईपीडी, आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो ये दो प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। तो इंडोर और आउटडोर। अब आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट डालने की, अब मैंने कहानी जो बताई आप इससे अच्छी तरह से आपने सुनी होगी और अब इसके बारे में और समीक्षा है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और उस अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। भारत जैसे लोकतंत्रीय देशों में, लोकतंत्र यहाँ जहाँ पर लोगों का राज हो, अर्थात जो है लोग जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं आगे, जिनकी सरकार बनती है, यानी लोगों द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। वयस्क का मतलब होता है, भारत के अंदर वयस्क का मतलब होता है कि जो भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे ताकतवर हो, कोई भी, अगर वो 18 साल की उम्र का होता है तो वह अपना जो है वोट बनवाने का अधिकारी होता है। इसलिए इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। इसको क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। तो भारत में वयस्क की क्या है परिभाषा? 18 साल का या 18 साल से ऊपर कोई भी जो है अपना वोट बनवा सकता है। तो लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार। सब का मतलब है कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वो गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह पर, सभी जगह पर। ये नहीं है कि भी अब भारत के अंदर जो है सभी राज्यों में जो है एक समान ही मताधिकार का कानून है, चाहे वो जो है शहर में रहता है, चाहे गांव में रहता है, चाहे खेत में रहता है, चाहे अकेला कहीं और जगह पर रहता है। लेकिन अगर वो भारत के अंदर रहता है तो भारत की भूमि पर, तो भारत की सारी भूमि पर कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर है उसको जो है मत देने का अधिकार होता है। इसलिए उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सभी लोकतंत्रों का मतलब सभी देश जो लोकतंत्र है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर का मतलब है कि वो जो है उसका रहन सहन ऊंचा है या नीचा है। आर्थिक का मतलब है संपत्ति से, धन दौलत से, जो है संसाधनों से, कि कोई व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन, अमीर है तो उसका स्तर, आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया। कोई व्यक्ति जो है गरीब है तो उसका आर्थिक स्तर नीचा होता है। इसलिए आर्थिक स्तर का मतलब, आर्थिक का मतलब है धन से संबंधी। उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सब के बराबर है। यानी आज वो बड़ी खुश है कि बाकी के सब भी उसकी लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है और कांता के पास भी एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। यह
वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। कहानी आपने पढ़ी थी। अन्य प्रकार की असमानताएं क्या है? कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। निर्धनता तो है ही असमानता, लेकिन उसके साथ में कई और भी हैं। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है, और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। आप देखिए कुछ विज्ञापन है, जैसे कुर्मी क्षत्रिय इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे जैसे ब्राह्मण जिजोदिया बुलेंदखंडी ब्राह्मण, यहाँ पर जैसे देखिए तोमर राजपूत, यहाँ पर जैसे आपको नीचे दी हुई है एक इसी का ऊपर वाला तोमर राजपूत का ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी जाति को जो है बता रहा है और विज्ञापन में दे रहा है। इसका मतलब लोगों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर जातिगत व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ, दबा कुचला, शोषित। और इस शब्द का प्रयोग इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा झूठन में वे लिखते हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है आत्मकथा जिसका नाम है झूठन। कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पीटा करते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक यानी मुख्याध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, मुझ जैसे छोटे एवं कमज़ोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में जो है मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह में के अंदर चली गई थी। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की भी अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा।
स्कूल के कमरों के दरवाज़ों और खिड़कियों में शिक्षक और लड़के यह तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यहीं नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहीं पढ़ेंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है? जो प्रॉपर्टी की डील करता है, जो लोगों को जो है मकान के खरीदने या बेचने में मदद करता है, उनकी बीच में जो है आता है, उनकी अगुवाई करता है, या किसी को किराए पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें हैरानी हुई क्योंकि पड़ोस में से मछली पकने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। अब इसमें देखिए, ये जो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश जो वाल्मीकि द्वारा लिखी, इसका पृष्ठ दिया हुआ ऊपर। इसमें जो है एक दलित बालक के रूप में जो है बड़े होने के अनुभव जो है इसमें लिखे हैं। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे, आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ ऐसा हो तो। आपके विचार में से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? तो आपको ऐसा कैसा लगता कि आपको अपने धर्म के कारण जो है कोई मकान ना दे? मानवीय गरिमा का मूल्य, यहाँ पर जो है साथ में एक चित्र दिया हुआ है। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? यहाँ एक जो है चित्र दिया हुआ है, इसमें एक बच्चा है बूट पॉलिश कर रहा है। क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुँची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? तो ये चित्र की बात कर रहा था मैं। चित्र में देखिए एक बच्चा जो है बूट पॉलिश कर रहा है। यहाँ पर जो है ये जो व्यक्ति जिसने बूट पॉलिश करवाई थी, ये जो है पैसे फेंकता है। इस बच्चे को पैसे जो हाथ में नहीं देता बल्कि बच्चे को पैसे फेंक कर देता है। तो बच्चा जो इसका विरोध करता है और वो कहता है कि मैं पैसे फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरा काम मान सम्मान का काम है। ये एक फिल्म बनी थी 1975 में, दीवार फिल्म, जिसके अंदर जो है लड़का फेंके हुए पैसे नहीं लेता है और दोबारा फिर वो व्यक्ति उसको पैसे उठाकर देता है, और यहाँ पर जो है वो अपने काम को मान सम्मान देता है। वो कहता है काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मानवीय गरिमा का मूल्य, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ असमानता का, वो हुआ जाति के कारण, और अंसारी के साथ हुआ जो धर्म के कारण। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा मतलब मान सम्मान। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया। आहत करना, चोट पहुंचाना, और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कमतर है, अर्थात उनसे नीचे हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को ठोस चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती। आज हम इस पाठ का इतना ही पढ़ेंगे, आगे का भाग जो है बाद में पढ़ेंगे। और अब आप इसको अच्छी तरह से सुनना, समझना और इससे संबंधित प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतारना। धन्यवाद।